कोरोना महामारी में किस तरह से पूरी तरह से नाकाम रही अरविंद केजरीवाल की सरकार, ये दिल्ली का कोई भी मेरे ख्याल परिवार भूल नहीं सकता। कब तक अरविंद केजरीवाल ये फुटबॉल की गोली देकर कि भाई ये फुटबॉल जो है केंद्र के खेमे में चली गई, हम क्या करें। आज की तारीख में कोई अरविंद केजरीवाल और उसकी ईमानदारी की बात नहीं करता, क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि पता है ईमानदार नहीं है। कि मेरा आम आदमी पार्टी से दूर होने का कारण व्यक्तिगत रूप से जो बेईमानी, एक तो होती है पैसे की बेईमानी, विचारों की बेईमानी। और जब मैंने आके ये बात बताई तो जैसे कुमार विश्वास ने बोला, अरविंद केजरीवाल ने मुझे बोला कि इससे क्या फर्क पड़ता है आदर्श। क्या वजह रहती है कि निगम में कांग्रेस पर जनता भरोसा नहीं जता पाती? आज की तारीख मुझे तकलीफ होती है देख के कि शायद आम आदमी पार्टी जहाँ पे भी उसके पार्षद जीतेंगे वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट रूप से निकल के आएंगे। और मैं दिल्ली के लोगों को सावधान करूंगा। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली में दिल्ली नगर निगम चुनाव की घोषणा लगभग हो चुकी है। अप्रैल में ही चुनाव होंगे। तिथियां अभी सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आई है। तमाम दल 5 राज्यों के चुनाव के बाद अब दिल्ली के ऊपर फोकस करेंगे। इन चुनावों में एक पार्टी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, वो है कांग्रेस। आप कहेंगे कैसे? 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का वोट परसेंटेज गिरा और आम आदमी पार्टी की सरकार आई। 2017 के निगम चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव, इसमें कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा और आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। यानी कि दिल्ली की सत्ता की चाबी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के पास है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये वर्ष अग्नि परीक्षा का है। क्या कांग्रेस दिल्ली में बची भी है या नहीं बची, इस चीज़ की पूरी टेस्टिंग इन्हीं निगम चुनाव में हो जाएगी। आज मेरे साथ द्वारका विधानसभा के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता आदर्श शास्त्री हैं। आदर्श जी, सबसे पहली बात जो लगातार आ रही है, मैं तमाम आम आदमी पार्टी के लोगों का जब इंटरव्यू करता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को अंडरएस्टिमेट ज़रूर करते हैं, लेकिन एक क्लियर कट स्टेटमेंट है कि कांग्रेस नहीं है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है वो हमेशा ऐसा रहा है कि जब लोग सोचते हैं कि कांग्रेस ख़त्म हो गई तभी कांग्रेस उभर के आगे आई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार ये है कि ऐसे चौंकाने वाले नतीजे एमसीडी चुनाव में आने वाले हैं और उसका मैं आपको तथ्यों के आधार पे व्याख्यान करूंगा कि आज की तारीख में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दिल्ली में एक्सपोज हो चुकी है। ठीक है। उसका कारण ये है कि दिल्ली की जनता 2 साल के जो हमारे चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद सरकार रही, उसमें हर फ्रंट पे विफल रही केजरीवाल की सरकार। 2 साल में व्यक्तिगत रूप से दिल्ली में कोई विकास का काम नहीं हुआ। सड़कों का, पानी, बिजली की ये बात करते पिछले 7 वर्षों से कि पीने का पानी हर घर में पहुंच जाएगा, सड़क सारी बन जाएंगी, यूरोप की तरह, लंदन की तरह, पेरिस की तरह सड़कें हो जाएंगी। बारिशों में और उसके अलावा भी लोगों ने देखा क्या हाल सड़कों का रहा। कोरोना महामारी में किस तरह से पूरी तरह से नाकाम रही अरविंद केजरीवाल की सरकार, ये दिल्ली का कोई भी मेरे ख्याल परिवार भूल नहीं सकता। किस तरह से अलग अलग वेव में, खासतौर से दूसरे वेव में लोगों का निधन हुआ, बेड ना मिलना, ऑक्सीजन ना मिलना, सिलेंडर ना मिलना, दवाई ना मिलना, इस तरह की बातें रखना जिससे कि कई महत्वपूर्ण दवाइयों की होर्डिंग हुई, जहाँ पे जरूरत पड़ी लोगों को नहीं मिली। लोग दिल्ली के सांस मांगते रह गए। ये दिल्ली का कोई भी परिवार भूल नहीं सकता। ये दिल्ली का कोई भी परिवार तो नहीं भूल सकता सर, लेकिन ये चुनाव पे कितना इम्पैक्ट करेगा ये बहुत ज़रूरी है। वजह ये है कि जब भी आम आदमी पार्टी से इस चीज़ के ऊपर कठिन प्रश्न पूछे जाएं तो वो कहीं ना कहीं इस गेंद को केंद्र सरकार के पाले में डाल देते हैं और इसका नुकसान ये होता है कि एक अकाउंटेबिलिटी तय ही नहीं हो पाती है। मगर ये देखिए, वही बात फिर मैं दोहराऊंगा, दिल्ली का नागरिक साथ में ये भी सवाल पूछेगा कब तक अरविंद केजरीवाल ये फुटबॉल की गोली देकर कि ये भाई ये फुटबॉल जो है केंद्र के खेमे में चली गई, हम क्या करें। अरे आपको दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, आपके 62 विधायक दिए, आप ये नहीं कह सकते हर बार बचने के लिए कि हम क्या करें, हमारी तो जी कोई गलती नहीं थी। ये जो इसका दोगलापन है, जो इसकी झूठ की सीमा है, वो अब मैं समझता हूँ
वो ख़त्म हो चुकी है। दिल्ली के लोगों में अब ये पेशेंस नहीं बचा है। और वो आप जब सड़क पे निकलेंगे, दिल्ली के लोगों से आप बात करेंगे तो ये बात निकल के आती है। आज की तारीख में कोई अरविंद केजरीवाल और उसकी ईमानदारी की बात नहीं करता, कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि पता है ईमानदार नहीं है, विधायक ईमानदार नहीं है। 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पाई गई हैं और पटपरगंज से ही जो है वो पटपरगंज की जो ईस्ट विनोदनगर सीट है उसी की पार्षद रही हैं। पहले आप भी आम आदमी पार्टी में थे, मनीष सिसोदिया आपके करीबी कहे जाते हैं, क्या लगता है कि किया होगा ऐसा या भाजपा ने फंसाया है? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी में मैं आपको बड़े विश्वास के साथ और बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही बहस कह सकता हूँ कि मेरा आम आदमी पार्टी से दूर होने का कारण व्यक्तिगत रूप से जो बेईमानी, एक तो होती है पैसे की बेईमानी, विचारों की बेईमानी जो आम आदमी पार्टी की लीडर्स में है, वो मैंने कहीं पे भी इस तरह की चीज़ नहीं देखी। और ऐसे परिवार से आने के बाद मैं कभी भी ऐसे लोगों के साथ रह ही नहीं सकता था, राजनीति नहीं कर सकता था जो व्यक्तिगत रूप से सोच में भी बेईमान है। आदर्श शास्त्री जी, इस इंटरव्यू के विषय से इतर मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। मेरी बड़ी इच्छा थी कि इस चीज़ के ऊपर मैं आपका टेक जानूँ। मैं एक न्यूज़ डिबेट देख रहा था जिसके अंदर अलका लांबा थी और उसके अंदर उन्होंने आपके नाम का जिक्र किया था कि हम लोग थे जब पंजाब का 2017 का चुनाव हो रहा था और उस दौरान हमने देखा था कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल से खालिस्तानी ताकतें मिलती थी और हम लोगों ने पार्टी के अंदर इस चीज़ का विरोध किया था। क्या ये पूरा माजरा, क्या कुमार विश्वास सच बोल रहे हैं? बिल्कुल 100% सच बोल रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बोल सकता हूँ क्योंकि मैं खुद उस समय आम आदमी पार्टी ओवरसीज़ में जिम्मेदारी निभा रहा था फंड रेजिंग वगैरह की, और कई बार पार्टी के फंड रेजिंग के सिलसिले में मैं कनाडा, इंग्लैंड, कई जगह गया, ऑस्ट्रेलिया गया, और मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा ये बात कि कई ऐसी जगहों पे जहाँ मैं गया, गुरुद्वारों वगैरह में कई अधिकांश मीटिंग वगैरह गुरुद्वारे में होती थी, टोरंटो में, बर्मिंघम में, लंदन में, कई जगहों पर। जो गुरुद्वारों में मैं गया तो मेरे जो बाकी वहाँ पे हिंदुस्तान के साथी थे या जो इंडियंस थे जो इंग्लैंड में रहते थे, कनाडा में रहते थे, वो कहते थे मुझे कि आप आदर्श भाई जिन गुरुद्वारों में जा रहे हैं, इन गुरुद्वारों में हम लोग नहीं जाते हैं क्योंकि ये खालिस्तानी, प्रो खालिस्तानी गुरुद्वारे हैं, भिंडरावाले वाले। और मैं व्यक्तिगत रूप से, जब मुझे अभी तक याद है, बर्मिंघम में एक मैं गुरुद्वारे में ले गया, एक बड़ी मेरे ख्याल 600-700 लोगों की वहाँ पे भीड़ थी। उस गुरुद्वारे में मैं गया तो सबसे बड़ी तस्वीर वहाँ पर भिंडरावाले की लगी हुई थी। और जैसे एक फ़ोटो गैलरी होती है, फ़ोटो गैलरी में लाइन से फ़ोटो लगी हुई थी, अलग अलग उसमें फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ था फलाना सरदार, जो भी इस समय से लेकर इनकी जन्म और मृत्यु की तिथि, और इनका स्वर्गवास, जो इनका मतलब मार्टियर डम जो होता है, जो इनका मार्टरडम है, वो ये बोला गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में हुआ। तो मैं आके ये चीज़ मैंने अरविंद केजरीवाल को बोली, मैंने कहा कि ये ऐसे ऐसे जगह, पहले आपको पता नहीं था इसके? मुझे नहीं, मैं तो वहाँ पे देख के अचंभित रह गया कि मैंने कहा ये कैसे गुरुद्वारों में मैं आ रहा हूँ जहाँ पे खालिस्तान के जो बड़े नाम रहे या जो मिलिटेंट रहे, टेररिस्ट रहे, उनकी तस्वीर लगी। तो मुझे ये चीज़ की उस समय समझ नहीं थी क्योंकि मैं तो गुरुद्वारे में जाता था, मुझे तो ये तो सिख समुदाय के लोग हैं हमारे, मगर ये सारे जो फंडामेंटलिस्ट मिलिटेंट वाला जो ग्रुप था, ये पूरी तरह से इसके साथ था। और जब मैंने आके ये बात बताई तो जैसे कुमार विश्वास ने बोला, अरविंद केजरीवाल ने मुझे बोला कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है आदर्श, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो फंडिंग से मतलब है, और ये सब तुम छोड़ दो, इस चीज़ में मत ध्यान दो, तुम फोकस करो वहाँ पे अपना फंड रेज करने में। वहाँ पे इसी से मुझे ध्यान आता है, जो कनाडा की हमारी ओवरसीज़ की इंचार्ज थी, वो प्रो खालिस्तानी महिला थी, और उनका परिवार, उनका जो हस्बैंड का परिवार है, वो उसमें अभी भी ऐसे लोग थे जो इंडिया में पंजाब पुलिस में वांटेड की लिस्ट में थे और असाइलम लेके ये लोग कनाडा गए थे। तो ऐसे परिवार से ऐसी महिला को जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे लोग जो है ये कनाडा ओवरसीज़, आम आदमी पार्टी कनाडा ओवरसीज़ के इंचार्ज थे। तो ये सब चीज़ें उस समय मैंने बात करी, कुमार भाई ने भी ये बात, कुमार विश्वास जी ने भी ये बात रखी, और उनकी बात को, मेरी बात को, हम लोगों की बात को नकारा गया। और इस बात का तथ्य अभी आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक जर्नैल सिंह जो मेरे साथ गए 2-3 जगह, वो भी दे सकते हैं। मतलब जर्नैल सिंह लेकिन इस मसले पे कुछ बोल नहीं रहे हैं और देख रहे हैं कि सह प्रभारी हैं वो पंजाब के, लेकिन गायब से सिर्फ राघव चड्ढा नजर आ रहे हैं। तो यही कारण है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जर्नैल सिंह भी इस चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहे होंगे अपनी अंतरात्मा को, अगर उनकी कहीं भी सच्चाई है कि
जो ये खालिस्तानी एलिमेंट्स का इनके घर सपोर्ट पे भी लिया, आते थे खालिस्तानी एलिमेंट, बिल्कुल आते जैसा थे, अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल। ऊपर मैंने जैसे बताया जो कनाडा की ओवरसीज के जो इंचार्ज थी महिला, इनको तो हम खुद लेके गए हैं कई बार उनके घर पे अरविंद केजरीवाल के, और मैं तो बता ही रहा हूँ वो तो डायरेक्ट खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी फैमिली से थे। तो इस तरह के बहुत लोग गए हैं। फंडिंग की बात होती थी, चर्चा होती थी, पैसे की बात होती थी। फंडिंग की बात होती थी, क्या डिवीजन की भी बात होती थी? देखिए, अरविंद केजरीवाल महत्वाकांक्षी, बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी और अपनी सोच रखने वाला व्यक्ति है। और अरविंद केजरीवाल का केवल एक ही मोह है, वो है सत्ता। किसी भी तरह से सत्ता पे कायम रहो, और सत्ता पे कायम रहने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपको बात बता रहा हूँ। क्लियर चाहे स्टेटमेंट, उसके लिए उसके उनको बाद में अलग राज्य बनाना पड़े, अलग देश बनाना पड़े, अलग देश बनाना पड़े, उस चीज से वो पीछे नहीं हटे। नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। आदर्श जी, फिर ये जो पंजाब चूंकि एक बॉर्डर स्टेट है और 84 से पहले हमने देखा है कि पंजाब बहुत बुरी हालत में था, बहुत वहाँ पे अलगाववाद था, बहुत मुश्किल से वहाँ पे शांति आई है। इस शांति में अकाली दल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का योगदान रहा, बाद में चन्नी साहब भी आए तो उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया। अगर ऐसे बॉर्डर स्टेट के अंदर कोई ऐसी गवर्नमेंट बन जाती है जो कहीं ना कहीं राष्ट्र की जो एकता है, अखंडता है, अक्षुण्णता है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाती है, तो ये कितना खतरनाक होगा? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ आज़ाद भारत होने के बाद सबसे बड़ा चुनौती देश के ऊपर हो जाएगी अगर ऐसा कुछ होता है। मगर मुझे खुशी है और विश्वास इस बात का है, क्योंकि मैं खुद पंजाब दौरे पे रहा चुनाव के दौरान। पंजाब के लोग की जो पंजाबियत की भावना है, जो एकजुट की भावना है, पंजाब वो सूबा है देश का जो कि देश का पेट भी भरता है और देश की सीमा पे जरूरत पड़ने पे कुर्बानी भी देता है। चलिए, तो ये पंजाब के लोग समझ गए और मेरा ऐसा मानना है कि ये बात समझकर वो लोग अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से एकदम दूर हो जाएंगे। चलिए, अब हम मुख्य जो अपनी बातचीत का विषय था उसके ऊपर आते हैं। विषय है निगम चुनाव। एक चीज़ जो बार बार कही जाती थी कि कांग्रेस को लड़वाने के लिए 272 कैंडिडेट्स भी नहीं मिलेंगे। फिलहाल हमारे पास जो सूचना है कि 1000 से ज़्यादा संख्या में आपके पास फॉर्म जमा हो गए हैं और चौधरी अनिल कुमार आला कमान से बात कर रहे हैं कि जो अब फॉर्म जमा हो रहे हैं उसे शामिल किया जाए या ना किया जाए। कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, पूरी सच्चाई है इसमें तो, क्योंकि आप प्रदेश कार्यालय DPCC का कार्यालय पे कांग्रेस के जाके देख सकते हैं। अभी परसों मैं गया था, ऐसी भीड़ लगी हुई थी जैसे कि चुनाव का नहीं, ये तो यहाँ पे शायद कोई मेंबरशिप का कुछ हो। और ऐसे लोग जो है, क्योंकि वो आज उसका कारण ये है कि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता जमीन पे जो रहता है उसको समझ आ गया है कि दिल्ली के लोग दोबारा से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, रुझान हो रहा है। क्योंकि दिल्ली के लोगों को ये समझ आ गया है कि ये झूठ की राजनीति कब तक बेचता रहेगा आदमी। देखिए, दिल्ली की बात अगर मैं करूं तो जब से लेजिस्लेटिव बनी दिल्ली के अंदर 93 से लेकर 2013 तक, जब तक आप लोग रहे सत्ता में, आपके कई ऐसे विधायक रहे जो बार बार रिपीट करते रहे। इसका नुकसान ये हुआ कि ना एक नई लीडरशिप को उभरने का मौका नहीं मिला। और यही एक मुख्य वजह है कि कांग्रेस का जो खुद का कार्यकर्ता था वो अन्य दलों में चला गया, वो विधायक बन गया, वो पार्षद बन गया, लेकिन कांग्रेस नेता विहीन हो गई, उसके पास नेता नहीं बचे। तो क्या कांग्रेस अपनी इस सबसे बड़ी समस्या को समाप्त कर पाएगी? नई लीडरशिप को डेवलप होने का मौका देगी, नर्चर करेगी उन्हें? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मैं तो कहूँगा कांग्रेस पार्टी नेताओं की, लीडर्स को बनाने की नर्सरी रही है। आज़ादी के समय से आज तक जो भी नेता निकल के आए हैं कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ही निकल के आए हैं। आज और बात है, उसमें बहुत सारे नेता हो सकते हैं अलग अलग विभिन्न दलों में हो, अपनी मौका परस्ती के कारण या जो भी विशेषता रही हो। टिल राजीव गांधी हमें ये चीज़ नजर आता है। नेहरू जी ने अपनी टीम बनाई, फिर इंदिरा जी आई, उन्होंने झटके से अपनी टीम बनाई, फिर दूसरी बार 78-79 में बनाई, उसके बाद 75 में संजय गांधी जी ने टीम यहाँ बनाई, राजीव गांधी जी ने बनाई। लेकिन जब सोनिया गांधी एक बार अपनी टीम बना ले गई तो राहुल गांधी को टीम बनाने का मौका नहीं दिया आपने। देखिए, अब ये जो आप देख रहे हैं दिल्ली में, देश में, ये राहुल जी के नेतृत्व में ही टीम बन रही है। जहां जहां जो काम हो रहा है वो राहुल जी की टीम है। युवाओं को मिलेगा मौका? युवाओं को बिल्कुल। मेरा तो ऐसा मानना है कि आप देखेंगे लगभग 90% से ज्यादा टिकट दिल्ली के MCD चुनाव में युवा लोगों को, युवा साथियों को मिलेंगे। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये कैंपेन चलाया प्रियंका वाड्रा जी ने और बहुत सफल भी रहा। दिल्ली में उस कैंपेन की झलक देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि देखिए ऐसा है कि यहाँ पे तो वैसे ही रिजर्वेशन है और हमारा तो ऐसा मानना रहा है कि रिजर्व सीट पे, महिला रिजर्व सीट पे तो महिलाएं लड़ेंगी। जो जनरल सीट है उन पे भी कई जगह महिला कैंडिडेट मजबूत आ रही हैं और ये जो
कमेटी कैंडिडेट सिलेक्शन की होगी ये इस चीज़ को महत्व ज़्यादा देगी। अगर कोई वहाँ पर महिला कैंडिडेट अगर उभर के आती है उसको मौका दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा हमारा मानना है कि महिलाओं को और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, सभी का ये मानना है। और यही नतीजा रहा कि ये उत्तर प्रदेश में जो एक्सपेरिमेंट किया, जो कि मैं समझता हूँ इसके भी बड़े नए किस्म के आप नतीजे देखेंगे 10 मार्च को, दिल्ली में भी इसको लागू किया जाएगा। मुझे इस बात से थोड़ी सी आपत्ति है आपकी। बहुत बढ़िया है, हमें लड़कियों को, महिलाओं को, आधी आबादी को पूरा मौका देना चाहिए, लेकिन 2 चुनाव आप भी लड़े हैं। आपकी इस जो स्क्रूटनी वाली फॉर्म है, मैं उम्मीद करता हूं कि उसके अंदर आपकी वाइफ का ही नाम गया होगा कि अगर आपका फॉर्म कैंसिल होता है तो आपकी जगह पे कांग्रेस के सिंबल पे भाभी जी चुनाव लड़ेंगी। अमूमन यही स्थिति पूरी दिल्ली में है। जब तक सीटें रिजर्व नहीं हुई थी, मेल चेहरा आगे था, बड़ा था, फीमेल चेहरा शायद नहीं था। अब जो सीट रिजर्व हो गई है तो फीमेल चेहरा बड़ा हो गया है, मेल चेहरा है और छोटा हो गया। देखिए कई जगह हो सकता है ऐसा हो, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, कई जगह ऐसा हो सकता है ये हो, मगर आप कांग्रेस की जब लिस्ट आएगी आप देखेंगे व्यक्तिगत रूप से इंडिपेंडेंटली हमारे महिला कैंडिडेट जो अपने आप में मजबूत कार्यकर्ता है, नेता है, उनको मौका दिया जाएगा। मगर ये भी संभव है, कई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे ऐसा हो कि टिकट जो है वहाँ पे महिलाओं को, पत्नियों को कई जगह हो सकता है मिले, मैं ये नहीं इनकार कर रहा, और ये सभी पार्टी में है। मगर कांग्रेस इस चीज़ का खास ध्यान रखेगी कि जहाँ पे महिला हमारी कार्यकर्ता मजबूत साबित हो रही है और वहाँ पे पुरुष कार्यकर्ता भी हैं, वहाँ पे ये बिल्कुल ऊपर से ये आदेश है और ऊपर से ऐसा सोचना है, हाईकमांड से सोचना है कि महिलाओं को मौका पहले देना चाहिए। दिल्ली की अगर चुनाव की स्थिति को मैं बताऊं या पूरे देश की चुनाव की स्थिति का हम जायजा लें तो कांग्रेस शुरुआत से ही बड़े चुनाव बड़ी तगड़े तरीके से लड़ती आई है, लेकिन नगर निकाय के चुनावों में आमतौर पे कमज़ोर नजर आई है। यही वजह है कि पिछले 25 सालों में 15 साल आपका शासन रहा दिल्ली में, लेकिन निगम में आप नहीं रहे और सिर्फ 5 साल आप निगम में रहे। क्या वजह रहती है कि निगम में कांग्रेस पर जनता भरोसा नहीं जता पाती? देखिए ऐसा नहीं है, उसका कारण ये रहा कि थोड़ी राजनीति दिल्ली की ऐसी रही जहाँ पे जनता ने हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करी। कांग्रेस की सरकार रही तो भाजपा की सरकार निगम में रही, शुरू में जब एक बार भाजपा की सरकार थी यहाँ पे तो निगम में कांग्रेस रही। तो वो मुझे लगता है कहीं राजनीतिक सूझबूझ पब्लिक की, दिल्ली के लोगों की ऐसी है कि कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ वही सूझबूझ या इस बार बैलेंस करने के लिए कि ये केजरीवाल के झूठों को बैलेंस करना है, इसको अभी आज की तारीख में विधानसभा चुनाव दूर हैं, बैलेंस करने के लिए मौका कांग्रेस पार्टी को दो, कांग्रेस को इसलिए दो कि अब पब्लिक वही समय चाह रही है वापस जो कि शीला जी के समय देखा उन्होंने। दिल्ली को लेके कांग्रेस पार्टी का एक विजन था, इस बात में कोई डाउट नहीं है। चाहे हम सिंपल सी बात कहें तो मैं कहूँगा 2020 में दिल्ली में मोनो रेल आ जानी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली में वो मोनो रेल नहीं है, बसेस की भारी कमी है, और इन सब चीज़ों के बावजूद भी लगातार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के पास जनाधार बढ़ता जा रहा है, वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस का एमसीडी को लेके क्या विज़न है? देखिए हमारा ऐसा मानना है कि नगर निगम का एक अपना रोल होता है किसी भी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि ये शहरी राज्य है और उसमें कई ऐसे काम हैं जो कि एक म्यूनसिपल, एक निगम के ही स्तर पे किए जा सकते हैं, उस काम को राज्य स्तर पे वो नहीं किया जा सकता। और यही देश के संविधान में भी इस तरह का ढांचा बनाया गया है जहाँ पे कुछ काम केंद्र सरकार के, राज्य के, पंचायत के या निगम के होने चाहिए, वही काम। ये बड़ा अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी उस काम को सही रूप से नहीं कर पाई और बेईमानी या भ्रष्टाचार में घुस गई। और उससे बड़ा आज की तारीख मुझे तकलीफ होती है देख के कि शायद आम आदमी पार्टी जहाँ पे भी उसके पार्षद जीतेंगे वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट रूप से निकल के आएंगे। और मैं दिल्ली के लोगों को सावधान करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी लालसा, ऐसी भूख सत्ता पाने की आम आदमी पार्टी केजरीवाल में जो है, वही भूख उनके कैंडिडेट में भी, उनके इनमें भी आएगी, और वही चीज़ से नागरिक को दिल्ली के अलर्ट रहने की, चौकन्ना रहने की जरूरत है। आदर्श जी, एक बहुत बड़ी बात है जिसके ऊपर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। निगम के अंदर जब हम बात करते हैं तो निगम में बहुत तरीके की अनियमितता हमें नज़र आती है, और जब इस अनियमितता की बात करें तो जिसमें प्रथम रूप से अगर बात की जाए तो जो डेस्टिट्यूट को पेंशन्स दी जाती हैं वो 5 साल बाद रिवाइज़ होती हैं, और इसके अंदर एक बड़ा करप्शन सामने आ जाता है। निगम के अंदर हमें नज़र आता है कि पिछले कई सालों से फेडरल सिस्टम, जो देश की कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो टूटती
बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले दिल्ली सरकार केंद्र सरकार का टकराव रहता है, फिर दिल्ली सरकार नगर निगम का टकराव रहता है। तमाम कैमरेज पे हमने बहुत सारे पार्षदों के इंटरव्यू किए हैं जो पहले कभी नेता सदन रहे हैं, निगम का पार्ट रहे हैं। उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि शीला दीक्षित एज अ लीडर अरविंद केजरीवाल से फार बेटर थी। फेडरलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि फंड्स को, क्राइसिस को लेके निगम हड़ताल पे जाता है। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान में इसीलिए इस बात की बार बार चर्चा की, जो हमारा संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन करना, उसको रखना, ये जिम्मेदार हर कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड बॉडी की है। उसमें केंद्र सरकार भी नाकाम रही है, राज्य सरकार भी राज्य सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर रोज रोती है कि इन्होंने केंद्र सरकार से इनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, तो उस हिसाब से राज्य सरकार ने निगमों के साथ क्या किया है। तो इसलिए ये बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इस फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश के संविधान की रक्षा करी है और आगे भी यही करती रहेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि निगम में कांग्रेस की सरकार आएगी और उससे जो मजबूती निगम को मिलेगी, एक पारदर्शिता, एक ईमानदारी से काम करना, एक विजन जो एमसीडी को लेकर मिलेगा, निगम को लेकर दिल्ली को मिलेगा। कई ऐसी समस्या, पार्किंग की समस्या, पोल्यूशन की समस्या, ये सब समस्या गली स्तर पे, वार्ड स्तर पे हल की जा सकती है। बिल्कुल। इसमें कांग्रेस पार्टी का जो सोच है, वो विजन, जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव है, वो इसमें काम आएगा। आम आदमी पार्टी के तो उनका तो भूख केवल सत्ता तक सीमित है। वो तो फिर आपका बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, और कहाँ बिल्डिंग बन रही है और कहाँ पे फिर वही उगाई वाली राजनीति शुरू हो जाएगी। चलिए, अंतिम सवाल के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं, क्योंकि निगम चुनाव में मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी भेंट लगातार होती रहेगी। आदर्श शास्त्री के ऊपर आज भी सबसे बड़ा आरोप यही है कि वो क्षेत्र से गायब विधायक थे और उसके बाद क्षेत्र से गायब नेता है। ये चीज़ क्यों नहीं, ये परसेप्शन जनता के बीच से आज तक क्यों नहीं बदल पाए आप? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं, इसकी सच्चाई ये है कि आज अगर आप जाके द्वारका, मेरी विधानसभा में आप लोगों से चर्चा करें, मेरे ख्याल शायद ही कोई परिवार होगा जो आपको ये बोले कि पिछले 5 साल में आदर्श शास्त्री के कार्यकाल में जितना काम हुआ, उससे पहले के 15 साल में और बीते पिछले 2 सालों में, 17 सालों में अगर 10% भी उसका काम हुआ हो, तो मेरी एक खुली चुनौती है, मैं राजनीति छोड़ दूं। अगर एक भी परिवार इस बात पे चर्चा करके ये बात से इनकार कर दे, फिर भी ये परसेप्शन क्यों नहीं तोड़ पाए? मुख्य चीज ये है कि आज ये परसेप्शन है, ये परसेप्शन क्यों नहीं आदर्श शास्त्री वहां पे एक अपना दफ्तर खोल लेते हैं? दफ्तर क्यों नहीं प्रतिदिन 2 घंटे आके बैठते हैं? देखिए, दफ्तर तो मेरा वहाँ है, खैर उसमें वो कैलाशपुरी में मेरा दफ्तर है, मगर देखिए, राजनीति कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बड़े स्तर पे हम लोग प्रदेश लेवल पे कर रहे हैं, देश के स्तर पे कर रहे हैं। द्वारका विधानसभा का मैं समझता हूँ, मेरा तो बड़ा आभार इस बात का है कि विधानसभा के लोगों ने ये बात को समझा कि आज से पहले उन्होंने ऐसे छुटभइये नेताओं को चुना जो केवल अपनी विधानसभा में सीमित रहे। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री, देश के पूर्व प्रधानमंत्री के पोते को नहीं चुना। देश के पूर्व प्रधानमंत्री के पोते को चुना जब, तो उसका नतीजा ये हुआ कि ऐसा विधायक चुना उन्होंने जिसको द्वारका विधानसभा में तो काम करना ही था, साथ में देश भर में पार्टी को लेके, कांग्रेस पार्टी को लेके मजबूत करने का काम भी करना है। देश भर में मैं अभी पिछले 20 दिन में गोवा में रहा, उत्तराखंड में रहा, पंजाब में रहा। क्या आम आदमी पार्टी के छुटभइये नेता और उससे पहले रहे कांग्रेस के छुटभइये नेताओं को द्वारका विधानसभा से भी बाहर निकलने का मौका मिला? ये तो मैं समझता हूँ कि द्वारका के हमारे जो परिवार के लोग हैं सब, उसको उस बात से गौरवान्वित होते हैं। मुझे कई बार बोलते हैं कि हमें तो बड़ी खुशी है कि हमें एक ऐसा नेता मिला है द्वारका विधानसभा से जिसकी चर्चा दिल्ली में ही नहीं देश में होती है। हम देखते हैं कहीं आप केरल में गए हैं, देखते हैं आप उत्तराखंड में गए हैं, आप पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ तो आपके साथ तो हम जुड़े ही हुए हैं, मगर आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी जिम्मेदारी निभाना है तो उसके लिए छोटी कुर्बानी तो करनी पड़ती है। तो ये मैं समझता हूँ, द्वारका के लोग भी समझते हैं और मैं भी इस बात को समझता हूँ। मैनेजमेंट की डिग्री है आपके पास, आपने मेरे इस सवाल को बस मैनेज किया है। मेरा जवाब आज भी नहीं मिला, मैं लगातार पूछता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आदर्श जी हमें मिल गए हैं और हमने आपके सवाल इनसे पूछ लिए हैं। फिर भी द्वारका की जनता के अगर कुछ सवाल उनसे पूछने रह गए हों तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दें। हम पूरी ईमानदारी के साथ फिर से आदर्श जी को पकड़ेंगे और उनसे वो सारे सवाल पूछ लेंगे। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करवाएं। धन्यवाद।